हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओजोन डिप्लीशन। तो ओजोन डिप्लीशन क्या है ये आपको समझना चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें ओजोन की तो ओजोन का मतलब है ऑक्सीजन का जो ट्राई एटम होता है, द ट्राई एटॉमिक कंडीशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि O3 दैट यू कॉल्ड ओजोन। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ओजोन का मतलब है ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन। तो ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन दैट यू कॉल्ड ओजोन। ओजोन जनरली दो टाइप की होती है, एक होती है गुड ओजोन और दूसरी होती है बैड ओजोन। इफ द ओजोन फॉर्म इन आवर एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर में ओजोन की फॉर्मेशन होती है दैट यू कॉल्ड बैड ओजोन, क्योंकि उस ओजोन की वजह से वो जो ओजोन है वो हमारे लिए पॉइजनस है, राइट। और उस ओजोन की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम भी डेवलप हो सकती है। अगर ओजोन एटमॉस्फेयर में बनती है दैट इज कंप्लीटली बैड ओजोन। बट द गुड ओजोन इफ द ओजोन फॉर्म्ड इन स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन जो लेयर है, ओजोन जो लेयर है एक तरीके से ये सिल्ड है, सिल्डिंग आवर प्लैनेट, ये हमारे प्लैनेट को सिल्ड कर देती है। एक सिल्डिंग लेयर है ओजोन की स्ट्रेटोस्फेयर में, दैट इज गुड ओजोन। अगर ओजोन एटमॉस्फेयर में बनती है दैट यू कॉल्ड बैड ओजोन, बट if the ozone formed in stratosphere that you call good ozone। ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में 16 किलोमीटर से 25 किलोमीटर की रेंज में फैली हुई है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और ये जो ओजोन है ये गुड ओजोन कहते हैं इसको गुड ओजोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। इज दैट क्लियर? ये किसको एब्जॉर्ब कर लेता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती हैं ये हार्मफुल टू अस, ये जितने भी लिविंग फॉर्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के काफी सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं, लेकिन इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ओजोन एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि ओजोन जो है हमारे प्लेनेट तक अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को नहीं आने देता है। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारे प्लेनेट पे आएंगी, यानी कि अर्थ सरफेस पे आती हैं, तो इससे काफी सारे हार्मफुल इफेक्ट डेवलप हो सकते हैं, इवन फॉर ह्यूमन हेल्थ ऑल्सो। ह्यूमन हेल्थ के लिए भी काफी सारे हार्मफुल इफेक्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डेवलप कर सकती है। तो इस ओजोन का होना बहुत जरूरी है स्ट्रेटोस्फेयर में, लेकिन हम यहाँ पे ओजोन डिप्लीशन की बात कर रहे हैं, यानी कि ये ओजोन जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है। इज दैट क्लियर? इसका डिप्लीशन होता जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़े जो रीजंस है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज, ओजोन डिप्लीशन। अगर ओजोन डिप्लीशन होता रहा तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है विल स्ट्राइक ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आएंगी और उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से काफी सारे हार्मफुल इफेक्ट डेवलप हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ओजोन डिप्लीशन को हमें रोकना है, प्रिवेंट करना है, ओजोन डिप्लीशन को कंट्रोल करना है। अगर ओजोन डिप्लीशन होता रहा तो इसके काफी सारे हार्मफुल इफेक्ट देखे जा सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द ओजोन डिप्लीशन। सो लिसन केयरफुली। ओजोन डिप्लीशन देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ओजोन प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो ओजोन होती है दैट यू कॉल्ड बैड ओजोन एंड दैट इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। इसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन मैक्सिमम इन स्ट्रेटोस्फेयर। सबसे ज्यादा है ओजोन की कंसंट्रेशन, यानी कि ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है सबसे ज्यादा वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, बिटवीन 16 किलोमीटर रेंज टू 25 किलोमीटर रेंज। तो 16 किलोमीटर से 25 किलोमीटर की रेंज में गुड ओजोन प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, और एंड दैट इज द मैक्सिमम ओजोन। ओजोन होल फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड ओवर अंटार्कटिका इन 1985 बाय निम्बस सैटेलाइट। दिस क्वेश्चन कैन फ्रेम। ओजोन होल फर्स्ट डिस्कवर्ड ओवर अंटार्कटिका। ओजोन होल पहली बार अंटार्कटिका में डिस्कवर किया गया 1985 में बाय निम्बस सैटेलाइट। निम्बस सैटेलाइट की हेल्प से ओजोन होल को पहली बार अंटार्कटिका में डिस्कवर किया गया 1985। दैट इज ए रियली मेजर मैटर ऑफ कंसर्न, राइट? ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन यूवी रेज कम टू द अर्थ। अगर यहां पे ओजोन जो है डिप्लीशन हो जाएगा ओजोन लेयर का स्ट्रेटोस्फेयर में, तो यूवी रेज जो है डायरेक्टली कम टू द अर्थ। द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर रिजल्ट्स टू, राइट, directly coming of ultraviolet radiation to the earth, right? UV radiation causes of so many harmful effects, जैसे कि स्किन कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है UV रेडिएशंस की वजह से, जिसको आप मेलेनोमा बोलते हैं। म्यूटेशन
हो सकता है, म्यूटेशन की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है, कैंसर जैसी प्रॉब्लम डेवलप होती है जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है एक म्यूटेशन का काम करती है, यानी कि एक म्यूटेशन इंड्यूसिंग एजेंट है, तो इसकी वजह से कैंसर हो जाना एक नॉर्मल प्रॉब्लम हो जाती है। राइट, एजिंग ऑफ स्किन की प्रॉब्लम, स्किन की एजिंग बढ़ने लग जाती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया, जो कॉर्निया है राइट उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है। अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एक्सपोज होते हैं आपकी कॉर्निया पे, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है और उसके इन्फ्लेमेशन की वजह से कभी कभी कॉर्निया परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है। इसको आप स्नो ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से कॉर्निया का जो इन्फ्लेमेशन है दैट यू कॉल्ड स्नो ब्लाइंडनेस, और कभी कभी यहां पे कॉर्निया परमानेंटली डैमेज भी हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। कैटरेक्ट जैसी प्रॉब्लम डेवलप होती है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम जैसी प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। तो ये सारे हार्मफुल इफेक्ट है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो हार्मफुल है सभी लाइफ फॉर्म के लिए और ये एक म्यूटेशन की तरह काम करती है, म्यूटेशन को इंड्यूस करती है, कैंसर जैसी प्रॉब्लम को डेवलप करती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया दैट यू कॉल्ड स्नो ब्लाइंडनेस, मैंने लिखा भी यहाँ पे स्नो ब्लाइंडनेस का मतलब है हाई डोज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बी। कौन सी, ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बी की हाई डोज की वजह से इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया हो जाता है। एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट बी कैन डैमेज कॉर्निया परमानेंटली। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मैंने बताया था आपको, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ए बी सी 3 टाइप की होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बी जो एक्सपोज होता है तो उसकी वजह से कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, कॉर्निया परमानेंटली डैमेज हो सकता है, जिसको आप स्नो ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, अब ये ओजोन का डिप्लीशन होता क्यों है, क्या रीजन है ओजोन डिप्लीशन होने के पीछे? जैसे कि मैंने बताया सबसे जो बड़ा रीजन है ओजोन डिप्लीशन के पीछे वो है ह्यूमन एक्टिविटीज। कौन कौन से सब्सटेंस ऐसे होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन होता है। ओजोन का सबसे बड़ा मेजर कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, दिस इज द मेजर कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन। और ये CFC जो है हम अपने रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल करते हैं, राइट। एरोप्लेन से CFC निकलता है, जेट प्लेन से CFC निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और जिसका की डायरेक्टली हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है ओजोन लेयर पे, यानी कि ओजोन डिप्लीशन के लिए सबसे बड़ा जो रीजन माना जाता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अलावा कुछ और भी एजेंट्स हैं ओजोन डिप्लीशन के लिए, यानी कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज मेजर केमिकल सब्सटेंस दैट कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। इसके अलावा यहाँ पे मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसेस भी ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट द मेजर कॉज इज CFC। CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो बहुत ही हार्मफुल है ओजोन लेयर के लिए, वो ओजोन को डैमेज करती है, राइट, ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करती है। देखिए यहाँ पे जो ओजोन की अगर मैं बात करूं, हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का डिस्ट्रॉय होना, राइट, ये एक नेचुरल प्रोसेस भी होता है। ओजोन डिस्ट्रॉय भी होता है और बनता भी रहता है, तो ये बैलेंस वे में रिएक्शन होती है कि ओजोन डिस्ट्रॉय हो रहा है और बन रहा है, ये प्रोसेस जो है एक बैलेंस वे में होता है। लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बढ़ जाने की वजह से यहाँ पे ये जो ओजोन का डिस्ट्रक्शन है इसके बनने से ज्यादा स्पीड पकड़ लेता है, यानी कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन मोर देन इट्स फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन से ज्यादा इसके डिस्ट्रक्शन का रेट बढ़ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर से सुन लीजिए कि ओजोन डिप्लीशन इज नेचुरल फिनोमिनन, ओजोन डिप्लीशन एक नेचुरल फिनोमिनन है, ओजोन डिस्ट्रक्शन एक नेचुरल फिनोमिनन है, बट ओजोन फॉर्मेशन और जो डिस्ट्रक्शन है वो एक बैलेंस वे में होता है, जितना डिस्ट्रक्शन होता है उसी हिसाब से फॉर्मेशन भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन रेट इंप्रूव हो जाता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन जो है बढ़ जाता है, इसका रेट इंक्रीज हो जाने की वजह से यहाँ पे ओजोन डिप्लीशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस पे क्वेश्चन आ जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस जो मेजर सब्सटेंस है ओजोन डिप्लीशन के लिए दैट यू कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अलावा ओजोन डिप्लीशन के लिए यहाँ पे मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसेस भी रिस्पॉन्सिबल है, बट द मेजर रीजन इज व्हाट, मेजर रीजन ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन डिप्लीशन के लिए सबसे बड़ा रीजन माना जाता है। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके अलावा यहाँ पे
क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो सोर्स है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो सोर्स है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, रेफ्रिजरेटर से निकलता है, एयर कंडीशनर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, इवन फ्रॉम जेट प्लेन्स ऑल्सो। तो रेफ्रिजरेटर्स, जेट प्लेन एंड एयर कंडीशनर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, जो कि ओजोन के लिए, ओजोन पे एक बैड इंपैक्ट डालता है। एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल, देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर क्लोरीन होती है और एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल लगभग 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि लगभग 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देता है ओनली सिंगल क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इतना ज्यादा ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इतना ज्यादा ओजोन के लिए हार्मफुल है, जो कि ओजोन हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। हम इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से रेफ्रिजरेटर हम इस्तेमाल करते हैं, एयर कंडीशनर हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। इसके अलावा जेट प्लेन जो है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज मोर डेंजरस फॉर डैमेजिंग द ओजोन लेयर। इफ दिस ओजोन लेयर विल डैमेज, इफ दिस ओजोन लेयर completely depletion will take place of the ozone layer, then right, जितनी भी लिविंग क्रिएचर्स है, जितनी भी लाइफ फॉर्म है, will completely damage due to ultraviolet radiation। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि यहाँ पे मैक्सिमम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस इज CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ड्यू टू रिलीजिंग ऑफ क्लोरीन, राइट। तो इससे क्लोरीन निकलता है। अब हाँ, एक चीज और, अब यहां पे मैंने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस में मीथेन बताया, नाइट्रोजन ऑक्साइड बताया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बताया, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे मेजर कॉज क्यों है ओजोन डिप्लीशन के लिए? द रीजन इज इससे क्लोरीन निकलती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन होता है, इससे क्लोरीन निकलती है। दैट्स व्हाई दिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज मेजर कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेजर कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन, द आंसर इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एंड द रीजन इज कि इससे क्लोरीन रिलीज होती है, राइट, बिकॉज क्लोरीन रिलीज फ्रॉम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्लोरीन रिलीज होती है, एंड 1 क्लोरीन एटम कैन ब्रेक 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन को ब्रेक कर सकता है एक सिंगल क्लोरीन एटम, राइट। तो दिस इज द मेजर मैटर ऑफ कंसर्न। वी हैव टू रिड्यूस द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रिप्लेसमेंट सर्च करना चाहिए और हमें इसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, अदरवाइज इट कैन रिड्यूस आवर एनवायरमेंट क्वालिटी, राइट। इट कैन कॉज ऑफ एंट्री ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन on our earth, on our planet. It can damage so many things. Ultraviolet radiations are really very harmful to us. Are you getting? तो यहाँ पे 1 क्लोरीन एटम convert 1 lakh ozone into oxygen by photo dissociation chain। इसको आप फोटो डिसोसिएशन चेन बोलते हैं। फोटो डिसोसिएशन चेन, राइट, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की कांटेक्ट में जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है तो क्लोरीन रिलीज होता है, और वही क्लोरीन ओजोन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, यानी कि ओजोन के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देता है। इस फोटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आप जो है चेन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फोटो डिसोसिएशन को आप चेन रिएक्शन। तो ये प्रोसेस चेन रिएक्शन में होता है। थिकनेस ऑफ ओजोन इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज आल्सो गिवन इन एनसीईआरटी बुक। डॉप्सन यूनिट में हम थिकनेस ऑफ ओजोन को मेजर करते हैं। द थिकनेस ऑफ ओजोन मेजर्ड बाय डॉप्सन यूनिट। तो डॉप्सन यूनिट की हेल्प से ओवरऑल थिकनेस ऑफ ओजोन को मेजर किया जाता है। इज दैट क्लियर? इसके अलावा ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका डेवलप ईच ईयर। एवरी ईयर अंटार्कटिका में ओजोन होल देखा जाता है, राइट, लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर में। दिस क्वेश्चन आल्सो कैन फ्रेम, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर, राइट। यहां पे याद रहे आपको, लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर में एवरी ईयर अंटार्कटिका में ओजोन होल ऑब्जर्व किया जाता है। तो ओजोन होल और अंटार्कटिका डेवलप एवरी ईयर बिटवीन late August and early October, between late August and early October। इसके अलावा so this is all about ozone depletion। तो ओजोन डिप्लीशन के रेट को हमें रोकना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के इस्तेमाल को रोकना है, जिससे कि ओजोन डिप्लीशन को रोका जा सके और वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम दी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और जिससे कि हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। Is that clear? For this concern, we need to prevent the use of chlorofluorocarbon in refrigerator, air conditioner or jet plane, right? Because that can damage the ozone.
इज दैट क्लियर? इसके अलावा हम बात करते हैं डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। देखिए जितने भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना इट्स गुड फॉर अस। हम हमारे हर काम के लिए, हर एक्टिविटीज के लिए हम जो है नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के बिना हम सरवाइव ही नहीं कर सकते हैं। हमारी बेसिक नीड, सारी की सारी जो नीड है वो नेचुरल रिसोर्सेज से ही पूरी होती है। लेकिन अगर आप उसका इम्प्रॉपर इस्तेमाल करते हो, इफ़ यू यूज वेरी इम्प्रॉपरली ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अगर आप जो है नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल बिल्कुल इम्प्रॉपर तरीके से करते हैं तो उससे जो है नेचुरल रिसोर्सेज के डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, उसके जो है डिग्रेडेशन के चांसेस रहते हैं। तो डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय इम्प्रॉपर यूज, तो डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। तो इससे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमारे लिए हमारे लिए बेनिफिशियल है, हम उन नेचुरल रिसोर्सेज को लॉस कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग इम्प्रॉपर, राइट। तो इम्प्रॉपर तरीके से अगर हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के डिग्रेडेशन के चांसेस रहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पे जो एनसीईआरटी में दिया है। सबसे पहले सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन। सॉइल इरोजन और डेजर्टिफिकेशन की वजह से, राइट, सॉइल की जो अपर मोस्ट फर्टाइल लेयर है, आपको पता होना चाहिए जो अपर मोस्ट फर्टाइल लेयर है सॉइल की, राइट, उसकी जो फॉर्मेशन में सैकड़ों ईयर लग जाते हैं, यानी कि सेंचुरीज लग जाती हैं, राइट, हजारों साल लग जाते हैं हमारी अपर लेयर की फॉर्मेशन होने में। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से उस सॉइल का डेजर्टिफिकेशन होता जा रहा है, उस सॉइल का इरोजन होता जा रहा है। तो सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन इज द परफेक्ट एग्जांपल, राइट, ऑफ इम्प्रॉपर यूजिंग ऑफ रिसोर्सेज। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे डेवलपमेंट ऑफ फर्टाइल सॉइल टेक सेंचुरीज। जो टॉप लेयर है फर्टाइल सॉइल की, उसके डेवलपमेंट में सेंचुरीज लग जाती हैं, बट रिमूव इजली, वो रिमूव हो जाती है इजली बाय ह्यूमन एक्टिविटी। हमारी एक्टिविटीज की वजह से, इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन की वजह से ये जो अपर मोस्ट टॉप लेयर ऑफ सॉइल है जो कि फर्टाइल लेयर है, जिसको बनने में हजारों साल लग जाते हैं, सैकड़ों साल लग जाते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये अपर मोस्ट लेयर जो है इसका डिग्रेडेशन पॉसिबल हो जाता है। बड़ा ही आसान है इसका डिग्रेडेशन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कि ओवर कल्टीवेशन। ओवर कल्टीवेशन की वजह से डेजर्टिफिकेशन या सॉइल इरोजन के चांसेस रहते हैं। अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, अगर अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग होती है, कंटिन्यूअस ग्रेजिंग होती है, कैटल रेंचिंग होती है, उसकी वजह से भी, राइट, सॉइल इरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन, यानी कि अगर आप डिफॉरेस्टेशन करते हैं, यानी कि कहीं से फॉरेस्ट एरिया को आपने साफ कर दिया है, फॉरेस्ट को रिमूव कर दिया है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम रहती है। इवन पुअर इरिगेशन की वजह से भी सॉइल इरोजन और डेजर्टिफिकेशन हो सकता है। such activities convert the area into the arid patches। तो ये सारी एक्टिविटीज किसी भी पर्टिकुलर सॉइल को एरिड पैचेस में डेवलप कर सकती हैं, राइट। और काफी सारे एरिड पैचेस जब मिल जाते हैं तो डेजर्टिफिकेशन यानी कि डेजर्ट बन जाता है, राइट। तो यहां पे याद रहे आपको, एरिड पैचेस एक्सटेंड एंड मीट ओवर टाइम एंड डेजर्ट इज क्रिएटेड, इसे आप डेजर्टिफिकेशन कहेंगे। मेन रीजन ऑफ डेजर्टिफिकेशन इज अर्बनाइजेशन, ये आपको एग्जांपल याद रखना, इट कैन फ्रेम एज क्वेश्चन। तो यहां पे सॉइल इरोजन, यहां पे हम बात करें डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन। अगर आप इम्प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करते हैं तो उसकी वजह से डिग्रेडेशन होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सॉइल की अपर मोस्ट टॉप लेयर है, फर्टाइल लेयर जो है, उसको बनने में 100 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, सेंचुरीज लग जाती हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं, राइट। लेकिन उसको रिमूव करना बड़ा ही आसान है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। तो अगर हम उसका इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, वो जो अपर मोस्ट टॉप लेयर है उसका डेजर्टिफिकेशन हो सकता है। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक जैसे कि यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब है यहाँ पे ओवर कल्टीवेशन किया जाए, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, इसके अलावा पुअर इरिगेशन की वजह से यहाँ पे अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल डैमेज हो सकती है। वहां पे अपर मोस्ट सॉइल लेयर की जगह एरिड पैचेस डेवलप हो जाते हैं, और जब ये एरिड पैचेस एक्सटेंड करते हैं और एक्सटेंड करने के बाद मिल जाते हैं, तब बनता है, तब क्रिएट होता है डेजर्ट। और डेजर्टिफिकेशन का सबसे बड़ा जो रीजन है वो है अर्बनाइजेशन, यानी कि डिफॉरेस्टेशन हुआ, डिफॉरेस्टेशन के बाद अर्बनाइजेशन हुआ, अर्बन कॉलोनीज बनाई गई और वहां पे डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये है सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन।
इसके बाद बात करते हैं वाटर लॉगिंग एंड वाटर सॉइल सैलिनिटी की। ये भी इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन की वजह से वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी की प्रॉब्लम होती है। अगर आप इम्प्रॉपर तरीके से इरिगेशन करते हैं तो उसकी वजह से वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी डेवलप हो जाती है। वाटर लॉगिंग का मतलब होता है कहीं पे पानी इकट्ठा हो जाना, और अगर कहीं सॉइल के अंदर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो जाती है तो उस सॉइल में पुअर एरेशन हो जाता है। पुअर एरेशन की वजह से प्लांट की ग्रोथ अफेक्टेड होती है, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट की रूट्स के लिए यहाँ पे गुड क्वालिटी ऑफ एयर की रिक्वायरमेंट है। तो इम्प्रॉपर इरिगेशन की वजह से वाटर लॉगिंग होती है, वाटर लॉगिंग की वजह से पुअर एरेशन हो जाता है, और पुअर एरेशन की वजह से वहां पे प्लांट की जो ग्रोथ है वो जो है इन्फ्लुएंस हो सकती है, वो जो है अफेक्ट हो सकती है। आर यू गेटिंग और नोट? तो यहाँ पे वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी की हम बात कर रहे हैं। इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर लीड्स टू वाटर लॉगिंग इन सॉइल। अगर वाटर का प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, इम्प्रॉपर तरीके से आप इरिगेशन करते हैं तो उसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो जाती है। और वाटर लॉगिंग की वजह से क्या होगा, ए वाटर लॉग्ड सॉइल, जो एक वाटर लॉग्ड सॉइल होती है, हैज पुअर एरेशन, उसमें पुअर एरेशन डेवलप हो जाता है, रिजल्ट्स टू पुअर प्लांट ग्रोथ। तो वाटर लॉगिंग का सबसे बड़ा जो इफेक्ट है वो है पुअर एरेशन डेवलप हो जाना। वाटर लॉग सॉइल में एरेशन नहीं होता है, पुअर एरेशन हो जाता है, और पुअर एरेशन की वजह से प्लांट की जो ग्रोथ है वो इन्फ्लुएंस होती है, प्लांट प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। वाटर लॉगिंग ड्रॉज सॉल्ट्स टू द सरफेस ऑफ सॉइल। वाटर लॉगिंग की वजह से जो सॉल्ट्स होते हैं वो सरफेस ऑफ सॉइल पे आ जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो सॉल्ट्स है वो सरफेस ऑफ सॉइल पे आ जाते हैं वाटर लॉगिंग की वजह से। और सॉइल के सरफेस में अगर सैलिनिटी बढ़ेगी, सॉइल के रूट्स को, प्लांट्स के रूट्स को अगर सॉल्ट ज्यादा सप्लाई होगा तो उसकी वजह से भी प्लांट की ग्रोथ अफेक्टेड हो सकती है, प्लांट विल नॉट ग्रो। तो सॉइल सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग एक दूसरे के प्रोपोर्शनल कंडीशन है, और दोनों में ही प्लांट की ग्रोथ इन्फ्लुएंस होती है। ये बात आपको याद रखनी है। सॉल्ट इज डिपॉजिटेड एज थिन क्रस्ट। वाटर लॉगिंग की वजह से सॉल्ट आ जाते हैं सॉइल सरफेस पे, और सॉल्ट जो है वो डिपॉजिट होते हैं एज ए थिन क्रस्ट ऑन द लैंड सरफेस, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर प्लांट ग्रोथ, और जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। इसके बाद नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू कॉल डिफॉरेस्टेशन। सो लिसन केयरफुली अबाउट द डिफॉरेस्टेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिफॉरेस्टेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, राइट? तो डिफॉरेस्टेशन भी एक इन्वायरमेंटल इशू है। दिस इज ए बिग इन्वायरमेंटल इशू इन मॉडर्न सोसाइटी। तो मॉडर्न सोसाइटी में डिफॉरेस्टेशन जो है अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इन्वायरमेंटल इशू बन चुका है। डिफॉरेस्टेशन के काफी सारे इफेक्ट होते हैं। डिफॉरेस्टेशन की वजह से अगर जो हम पेड़ों को काट देते हैं, प्लांट्स क्या होता है, होल्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस निकलती हैं, और वो जो गैसेस होती है ग्रीन हाउस गैस है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम हो सकती है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो सकती है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से डेजर्टिफिकेशन हो सकता है। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दी डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो सकती है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से वेदरिंग डिस्टर्ब हो सकती है। देयर आर सो मेनी कंसिक्वेंसेस ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन जो है नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही एक दिस इज ए वेरी बैड एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिसकी वजह से हम अपने एनवायरनमेंट को डे बाय डे रिड्यूस करते जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द डिफॉरेस्टेशन। ध्यान दीजिए अबाउट डिफॉरेस्टेशन। So my next topic is deforestation. देखिए प्लीज, अगर बात की जाए डिफॉरेस्टेशन की, तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट। एक फॉरेस्ट एरिया को अनफॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि एक फॉरेस्ट एरिया को कंप्लीटली साफ कर देना, जंगलों को काट देना, ये
डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ों को काट देना ये डिफॉरेस्टेशन है, राइट। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट और कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट और कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, दैट यू कॉल डिफॉरेस्टेशन, जिसे कि आप डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अगर हम डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो टोटल यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में अभी तक जितने भी फॉरेस्ट है उसके 40% फॉरेस्ट को हम कट कर चुके हैं। डिफॉरेस्टेशन सबसे ज्यादा ऑब्जर्व किया गया है इन ट्रॉपिकल रीजन। तो ये डेटा आपको याद रखना है। 40% डिफॉरेस्टेशन अभी तक हो चुका है, कहां पर? ट्रॉपिकल रीजन में। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, इंडिया में भी डिफॉरेस्टेशन काफी बड़े पैमाने पर हो चुका है, ऑन ए लार्ज स्केल। ट्रॉपिकल रीजन में 40% डिफॉरेस्टेशन देखा गया है, 1% डिफॉरेस्टेशन देखा गया है टेम्परेट रीजन में। तो टेम्परेट रीजन के कंपैरिजन में ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा डिफॉरेस्टेशन है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आर यू गेटिंग? अगर हम इंडिया के डाटा की बात करें, इंडिया में राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में इंडिया का टोटल लैंड एरिया 30% लैंड एरिया ऑफ द इंडिया, टोटल इंडिया का लैंड एरिया का 30% लैंड एरिया जो है इट वाज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। लेकिन एट द एंड ऑफ द सेंचुरी यानी कि 20th सेंचुरी के एंड में वो एरिया जो है 30% से 19.4% रह गया। लगभग 10.6% हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया है, यानी कि उस लैंड को, जो 30% लैंड एरिया था जहां पे जंगल होते थे, उस लैंड एरिया को आपने जो है कम करके हमने जो है, यानी कि इंडिया के डाटा की मैं बात कर रहा हूं, वो जो है 19.4% रह गया है। दैट इज मेजर मैटर ऑफ कंसर्न। डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, काफी सारी नेचुरल कैलेमिटी की कंडीशन डेवलप हो सकती हैं, आपदाएं आ सकती हैं। तो यहाँ पे फॉरेस्ट जो है एक नेचुरल साइकिल को मेंटेन करके रखता है, वेदर साइकिल को मेंटेन करके रखता है, नेचुरल रिसोर्सेज को मेंटेन करके रखता है। तो फॉरेस्ट होना बहुत जरूरी है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत कंपलसरी हो जाता है। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे 40% डिफॉरेस्टेशन ट्रॉपिकल रीजन में हो चुका है, लगभग 1% डिफॉरेस्टेशन इन टेम्परेट, यानी कि यहाँ पे 40% लैंड फॉरेस्ट एरिया साफ हो चुका है ट्रॉपिकल रीजन में, 1% फॉरेस्ट एरिया साफ हो चुका है टेम्परेट रीजन में। लेकिन अगर हम कंपेयर करें ट्रॉपिकल रीजन या टेम्परेट रीजन में एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे वैसे ही ऑलरेडी प्लांट प्रोडक्टिविटी कम होती है, यहाँ पे वैसे ही फॉरेस्ट एरिया कम है, यहाँ पे इतने डेंस फॉरेस्ट नहीं होते हैं, राइट। तो ये भी अपने आप में एक मेजर डाटा है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और जबकि ट्रॉपिकल रीजन में डेंस फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है और 40% फॉरेस्ट को हम साफ कर चुके हैं इन ट्रॉपिकल रीजन जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। आर यू गेटिंग और नॉट? अगर मैं इंडिया की बात करूं, डाटा ऑफ इंडिया, इन इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, इंडिया में एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, इंडिया में 20th सेंचुरी की शुरुआत में, बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना था? द टोटल फॉरेस्ट एरिया वाज 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया वाज 30%, बट एट द एंड ऑफ 20th सेंचुरी के एंड पे इंडिया में फॉरेस्ट एरिया कितना रह गया? इट वॉज ओनली रिमेन 19.4%, यानी कि लगभग 10.6% हम डिफॉरेस्टेशन कर चुके हैं ओनली विद इन ए सेंचुरी। सिर्फ एक सेंचुरी में हम अपने इतने बड़े रिसोर्स को खत्म कर चुके हैं, राइट। 10.6%, जो कि अपने आप में एक ह्यूज डाटा है, राइट। दिस इज ए वेरी ह्यूज डाटा, राइट, कि हम इसको खत्म कर चुके हैं। इज दैट क्लियर? अगर हम टोटल फॉरेस्ट एरिया की बात करें, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट कैन फ्रेम इन योर एग्जाम। अगर हम बात करें तो इंडिया में 67% फॉरेस्ट एरिया है हिल्स एरियाज में एंड 33% फॉरेस्ट है प्लेन एरियाज में। तो
प्लेन में 33% फॉरेस्ट है, 67% ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट इन हिल्स एरियाज एंड 33% फॉरेस्ट एरियाज इन प्लेन एरिया। यानी कि देखा जाए तो हमने सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन प्लेन एरिया में किया है। और यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन के जो मतलब जो रीजन्स हैं वो क्या क्या रीजन्स हैं, व्हाट आर द मेजर रीजन्स बिहाइंड द डिफॉरेस्टेशन, ये भी जानना जरूरी है। तो डिफॉरेस्टेशन के रीजन्स क्या क्या हो सकते हैं? डिफॉरेस्टेशन के रीजन्स बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। वी नीड ऑफ लैंड फॉर द एग्रीकल्चर। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो वैसे वैसे हमें हमारी जो लैंड की ज़रूरत है वो भी बढ़ती जा रही है। नीड ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के लिए अगर हमें लैंड चाहिए तो उस लैंड को लेने के लिए हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। वी जनरली रिमूव द फॉरेस्ट एरिया, राइट। तो एक पर्टिकुलर लैंड से फॉरेस्ट को रिमूव कर देते हैं हम, ठीक है, और उस फॉरेस्ट को रिमूव करके एग्रीकल्चरल लैंड बना लेते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन को फीड कराने के लिए, यानी कि उनके लिए फूड अवेलेबल कराने के लिए। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन माना जाता है डिफॉरेस्टेशन के पीछे। सबसे पहले सबसे बड़ा रीजन नीड ऑफ लैंड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर। तो क्रॉप प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर के लिए हमें लैंड की जरूरत होती है, तो उसके लिए डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन इज ऑल्सो ए मेजर रीजन ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जहां पे आज अर्बन एरिया है, मेट्रो सिटीज है या टाउन है, वहां पे पहले फॉरेस्ट एरिया होते थे, राइट। लेकिन आज वहां पे उन फॉरेस्ट एरिया को कंप्लीटली साफ कर दिया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है डिफॉरेस्टेशन के लिए, अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम। ऐसे ही एक बहुत बड़ा रीजन जिसको आप बोलते हैं झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन ये एक खेती करने का तरीका है इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो लोग हैं वो खेती करते हैं, जिसको आप झूम कल्टीवेशन कहते हैं। वो जनरली लोग क्या करते हैं, जंगल में आग लगा देते हैं, और जंगल में आग लगाने के बाद फॉरेस्ट को कंप्लीटली कटिंग डाउन करके उसको बर्न कर देते हैं, और बर्न करने के बाद वहाँ पे जो ऐश बच जाती है उसका वो एज ए फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं। और उस लैंड पे जहाँ पे उन्होंने आग लगाई है, जहाँ पे उन्होंने पेड़ों को काटा है, जंगल के पेड़ों को काटा है, उस एरिया पे बर्निंग की वजह से ऐश बन जाती है। उस ऐश में फर्टिलाइजर्स होते हैं, और वो जो फर्टिलाइजर्स हैं उससे क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इस तरह की खेती की जाती है, इसको आप झूम कल्टीवेशन कहते हैं। लेकिन इसके जो ड्रॉबैक है वो ये है कि एक लंबा फॉरेस्ट, पहले क्या होता था जनरली कि एक जंगल के टुकड़े में आग लगा दी, यानी कि एक लैंड एरिया में मतलब फॉरेस्ट को कट कर दिया, और कट करने के बाद वहाँ पे बर्निंग कर दी, जिससे कि ऐश बन गई, और एसिड्स जो है एक्ट एज फर्टिलाइजर्स, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ की प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, राइट। उसके बाद कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद उस लैंड को कई सालों तक छोड़ दिया जाता था, उस पर कुछ नहीं किया जाता था, जिससे कि उस लैंड की फिर से रिकवरी हो जाती थी और वहाँ पे फिर से जंगल बन जाते थे। ये प्रोसेस दिस प्रोसेस वॉज गुड when the population is very low। जब पॉपुलेशन बहुत कम थी ये तब के लिए अच्छा था, लेकिन अभी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो झूम कल्टीवेशन अभी कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। अब पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है, जनसंख्या अगर बढ़ती जाएगी, राइट, तो उस रिकवरी में बहुत ही शॉर्ट टाइम लगेगा और हमें ज़्यादा लैंड की रिक्वायरमेंट होगी, तो उससे डिफॉरेस्टेशन जो है हो जाता है। तो ये कुछ रीजन्स हैं जो कि मैंने लिखे हैं जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन के चांसेस होते हैं। एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप, कैटल रैंचिंग के लिए, पशुपालन के लिए भी हम डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं। कैटल रैंचिंग के लिए दैट इज ऑल्सो ए मेजर रीजन ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इसके बाद हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब यहां पे डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन दैट अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, इंक्रीज द लेवल ऑफ CO2। दिस रिजल्ट्स टू इंक्रीज द लेवल ऑफ CO2। CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, इंक्रीज द लेवल ऑफ CO2। तो CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। CO2 का लेवल बढ़ जाने की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम जो है CO2 का लेवल बढ़ जाने की वजह से हो सकती है। इसके अलावा इफ द CO2 लेवल विल इंक्रीज,
इंक्रीजेस CO2 लेवल, राइट। तो CO2 लेवल बढ़ जाएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, बिकॉज प्लांट्स होल्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन। तो प्लांट जो है वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन को होल्ड करके रखता है, बिकॉज ट्रीज और प्लांट होल्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन। तो कार्बन को होल्ड करके रखता है, अगर उनको जलाया जाएगा तो सारा कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा इसका एक सबसे बड़ा इफेक्ट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो वहां पे सरवाइव करने वाले जो एनिमल्स है या प्लांट्स है, बायोडाइवर्सिटी को लॉस होगा। You know, forest is the natural habitat for many type of wild animals, even for wild plants. तो वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स का एक नेचुरल हैबिटेट माना जाता है फॉरेस्ट। अगर उसको कट कर दिया जाएगा तो वहाँ पे हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन मैंने आपको बताया था, उसकी वजह से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जस्ट बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सॉइल इरोजन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, डेजर्टिफिकेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। So there are so many problems related to the deforestation. तो we need to right, हमें यहाँ पे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है और इन्वायरमेंट को बचाने की जरूरत है। फॉरेस्ट हमारे इन्वायरमेंट को सेव करके रखता है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन, अगर रीफॉरेस्टेशन की बात की जाए तो रीफॉरेस्टेशन का मतलब है रिकवरी ऑफ फॉरेस्ट। तो डिफॉरेस्टेशन के बाद फॉरेस्ट की रिकवरी करना ही रीफॉरेस्टेशन है। तो रीफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? दिस इज द रिकवरी ऑफ फॉरेस्ट एरिया। तो फॉरेस्ट एरिया की रिकवरी करना ही रीफॉरेस्टेशन है। अब किसी भी फॉरेस्ट एरिया की रिकवरी आप कैसे करेंगे, किस तरीके से रिकवरी की जा सकती है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो यहाँ पे रिकवरी ऑफ फॉरेस्ट एरिया इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इन इंडिया एक ट्री प्लांटेशन मूवमेंट है। तो ट्री का प्लांटेशन करके हम उस डिफॉरेस्टेड एरिया को रिकवर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही तरीका है, जो डिफॉरेस्टेड एरिया है उसको रिफॉरेस्टेड करने के लिए, रिफॉरेस्ट करने के लिए वी नीड टू रिकवर द नंबर ऑफ ट्रीज, वी नीड टू रिकवर द नंबर ऑफ प्लांट। और प्लांट्स और ट्रीज की रिकवरी के लिए वी ओनली हैव वन मेथड, दैट इज प्लांटेशन। तो प्लांटेशन करके आप जो है प्लांट्स की रिकवरी कर सकते हैं। देयर इज ओनली वन मेथड टू रिकवर द डिफॉरेस्टेड एरिया। तो यहां पे रिकवर ऑफ फॉरेस्ट एरिया, राइट। तो यहां पे एक ही तरीका है, बाय ट्री प्लांटेशन। तो ट्री प्लांटेशन की हेल्प से आप किसी भी फॉरेस्ट एरिया को रिकवर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? यहां पे एक ट्री प्लांटेशन मूवमेंट है, ट्री प्लांटेशन मूवमेंट। तो ये ट्री प्लांटेशन मूवमेंट है जिसको आप वन महोत्सव भी कहते हैं, वन महोत्सव। तो ट्री प्लांट मूवमेंट, ट्री प्लांटेशन मूवमेंट जिसको आप वन महोत्सव कहते हैं, इट इज बीइंग कैरिड इन इंडिया, इट इज बीइंग कैरिड इन इंडिया सिंस 1953। तो 1953 1953 से इस मूवमेंट को राइट इंडिया में परफॉर्म किया जा रहा है। इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है? अकॉर्डिंग टू दिस मूवमेंट, according to this movement, plantation by government organization, इस मूवमेंट में क्या किया जाता है? प्लांटेशन बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें प्लांटेशन किया जाता है बाय गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लांटेशन बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन राइट। तो प्लांटेशन बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द मंथ ऑफ February and July। तो एवरी ईयर
जुलाई और फरवरी मंथ में राइट गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्लांटेशन को परफॉर्म करती है। दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड वन महोत्सव। इस प्रोग्राम को आप वन महोत्सव कहते हैं या ट्री प्लांटेशन मूवमेंट भी इसको कहा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। इसके बाद कुछ हिस्टोरिकल मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा मैं अबाउट दी फॉर दी प्रोटेक्टिंग दी फॉरेस्ट। तो देयर आर सम हिस्टोरिकल मूवमेंट्स राइट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए। सो लिसन केयरफुली।